स्पार्क एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं शोभित आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है और रेलवे टेक्नीशियन का भी आप एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसके लिए आज हम लेके आए आपके लिए प्रमुख अनुच्छेद। एक आपकी लंबी क्लास चलेगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक, इसमें लिखा गया आपका भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक में लिखा आपका भारत राज्यों का संघ है और इसमें फेडरल के स्थान पर भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में फेडरल के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन जो आपको भारत की एकता को प्रदर्शित करता है। अगला आपका अनुच्छेद दो। अनुच्छेद में दो लिखा आपका किसी विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में मिलाना। किसी विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में मिलाना। और ये काम होता किसका है? संसद का। संसद में, जैसे हमारे देश में एक आपका सिक्किम राज्य है। सिक्किम कभी भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। सिक्किम के लिए एक आपका संविधान संशोधन हुआ आपका 35वां संविधान संशोधन 1974, जिसके तहत आपका एक एग्रीमेंट हुआ सिक्किम राज्य के लिए कि 1 साल के लिए। उसके बाद आपका अगले साल पुनः संविधान संशोधन आपका 36वां संविधान संशोधन 1975 होता है, जिसके तहत आपका सिक्किम पूर्ण रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। कौन से क्रम का? तो आपका ये 22वां राज्य बन गया सिक्किम, जिसकी राजधानी गैंगटोक है। सिक्किम। ठीक, इसके बाद आपका अनुच्छेद तीन। अनुच्छेद तीन के तहत आपका भारत के अंदर किसी एक राज्य को 1 से 2 कर देना या 2 से 1 मिला देना। किसी एक राज्य को 1 से 2 कर दें या 2 से 1 कर दें, यह आपका अनुच्छेद 3 पे लिखा हुआ है। कुल मिला के आपका इसमें लिखा आपका राज्य निर्माण की प्रक्रिया।
राज्य निर्माण की प्रक्रिया। और ये शक्ति प्राप्त किसको है? तो भारत में संसद को प्राप्त है। किसी क्षेत्र के सीमा में नाम परिवर्तन या उसका 2 से 1 कर देना, ये केवल अनन्य अधिकार उस संसद को हमारे प्राप्त है। ठीक। और प्लस अगर किसी राज्य की सीमा में नाम या उसके शहर का नाम परिवर्तन करना, उस राज्य से एक बार पूछ तो सकते हैं, लेकिन राज्य से संसद बाध्यकारी नहीं है। ठीक। संसद माने अथवा न माने। ठीक। इसके तहत आपका राज्य निर्माण की प्रक्रिया होती है। जैसे जब हमारा संविधान, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय आपका राज्य निर्माण के लिए एक आपका कमेटी बनी जिसका नाम था आपका SVP कमेटी। SVP कमेटी। इस कमेटी ने आपका एक निर्णय दिया था कि पूरे भारत को भाषाई आधार पे बनाया जाए, लेकिन इस कुछ कमियों की वजह से इस कमेटी को नहीं माना गया। इसके बाद एक कमेटी बनती है आपकी JVP कमेटी। अगली कमेटी बनती है आपकी SK धर आयोग। ये आयोग बोलता है कि जो राज्य के निर्माण होना चाहिए आपका भाषाई आधार पे एवं प्रशासनिक आधार पे, दोनों आधार पे होना चाहिए, भाषाई एवं प्रशासनिक। लेकिन JVP कमेटी ने बताया था आपका कि भारत का निर्माण भाषाई आधार पर हो। लेकिन वहीं SK धर आयोग ने बताया आपका कि भारत का निर्माण या राज्यों का निर्माण भाषाई एवं प्रशासनिक दोनों तरीके से होना चाहिए। SK धर आयोग ने बताया कि भारत का निर्माण भाषाई एवं प्रशासनिक दोनों तरीके से होना चाहिए। और आपकी ये कमेटी आई थी आपकी 1948 में, JVP कमेटी 1948। के बाद आपकी आती है SK धर आयोग, लेकिन ना तो इसकी सिफारिश मानी गई और ना ही इसकी सिफारिश मानी गई। इसके बाद आपका तेलुगु भाषी राज्य के एक व्यक्ति आता है, श्री पोट्टी रामल्लू या फिर श्री P रामल्लू, जिसका नाम है आपका श्री P रामल्लू। इसकी 64 दिन के अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है। इस व्यक्ति की 64 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद तुरंत 1953 ईस्वी में वर्तमान प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू ने 1953 ईस्वी में एक भाषाई आधार पे एक राज्य का गठन किया, इसका नाम है आंध्र प्रदेश, जिसका नाम है आपका आंध्र प्रदेश। तो अनुच्छेद 1 में कहा दिया आपका भारत राज्यों का संघ है, और भारत में फेडरल के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका एग्जाम पे। अनुच्छेद 2 पे किसी विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में मिलाना, जैसे आपका सिक्किम को मिलाएगा। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।
जैसे आपको याद हो 101वां संविधान संशोधन जो हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें कुछ हिस्सा भारत का बांग्लादेश को देना पड़ा और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत को मिला, वो भी आपका अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे आपका एक विवाद चला न्यू मोर द्वीप का भारत बांग्लादेश से, तो वो भी जब भी आपका आगे होगा अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे आपका एक सर क्रीक है गुजरात पे और एक आपका कोरी क्रीक जगह, जिसका विवाद आज भी चलता है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। जब भी वो सुलझेगा विवाद अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे आपका काला गढ़ विवाद भारत एवं नेपाल के बीच चलता है, वो भी आपका अनुच्छेद 2 के तहत होगा, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक। और अनुच्छेद 3 में क्या आपका राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसी एक राज्य को 1 से 2 कर देना या फिर 2 से 1 कर देना, या फिर किसी राज्य या किसी शहर के नाम में परिवर्तन भी हमेशा अनुच्छेद 3 के तहत होता है। और यह अधिकार किसको प्राप्त, केवल तो हमारी संसद को। उसके बाद आपको 1948 में एक कमेटी बनती है आपकी JVP कमेटी, जिसके तहत भारत का निर्माण भाषाई आधार पर बना है, लेकिन इस कमेटी को मान्य नहीं किया गया। अगली कमेटी बनती SK धर आयोग, भारत का निर्माण भाषाई एवं प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, इस आयोग ने बताया, वो भी आपका मान्य नहीं हुआ। फिर श्री पोटी रामल्लू 64 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद तुरंत आनंद फानन में वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर पहला राज्य गठन करता है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नोट कर लें। आपका भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक। इसके बाद एक 1953 में 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में कब 1953 ईस्वी में एक आपका राज्य भाषा पुनर्गठन अधिनियम, राज्य भाषा पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम आता या लगाया जाता है, जिसके तहत 3 सदस्य बनते हैं। पहले आपके फजल अली, जिसे बोलते फजल अली आयोग भी बोलते हैं, जस्टिस फजल अली। दूसरे बनते आपके KM पड़ेक्कर। और तीसरे बनते आपके हृदयनाथ कुंजरू। जिसके अध्यक्षता कौन करता है आपका, तो जस्टिस फजल अली। ये आपके
अध्यक्ष बनते हैं, जस्टिस फजल अली। ठीक, तो ये जब ये आयोग बनता है इसके बाद आपका पूरे भारत में हमारे 14 राज्य, कितने राज्य, 14 राज्य और आपका 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इस आयोग के तहत भी बनने वाला पहला राज्य ये तो आंध्र प्रदेश, ये भी आपको 1953 बनता है। और इस आयोग के तहत भी भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, पहला राज्य वो भी आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, तो वहां भी आपका भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और इस आयोग के कमेटी के बाद भी आपका भाषा के आधार पर बनने वाला 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश है। और जिसके तहत हमारे वर्तमान में हमारे 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखते हैं बारी बारी से आपका कौन सा राज्य कब बना। 14 राज्य और 6 यूटी ये 1956 में थे। ठीक, इसके बाद आपका अगला राज्य बनता है कब, आपका 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को एक राज्य था आपका पहले बंबई, बंबई, बंबई का पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था। पूछे बंबई का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो मोरारजी देसाई, उन्हीं को बोलते हैं मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो बंबई का प्रथम प्रधानमंत्री, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वहां पहले प्रधानमंत्री बोलते थे। तो बंबई का प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है आपका, तो मोरारजी देसाई। और यही मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने 1977 के आसपास। 1978 में मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, जिसकी पार्टी के नाम है आपका जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। प्लस सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री भी आपके मोरारजी देसाई है, 79 वर्ष की उम्र में बने थे। प्लस एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड मिला है, निशाने पाकिस्तान, और प्लस भारत का भारत रत्न भी मिला है मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई को। तो बंबई का जब टूट गया आपको दो भागों में, 1 मई 1960 को, एक बनाकर गुजराती भाषी से गुजरात और दूसरा बनता है आपका मराठी भाषी से आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री आप देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री आपका भूपेंद्र पटेल, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अगला राज्य बनता है आपका 13वां संविधान संशोधन 1963 में, 1963 में असम से एक राज्य तोड़ दिया जाता है, उसका नाम है नागालैंड। ये कब बनता है आपका, तो 1 दिसंबर 1963। राज्य का नाम नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा, कोहिमा, और जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफियो
नेफियो रियो, नागालैंड। ठीक। और नागालैंड की एक और विशेष बात, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक वहां एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है आपका हार्नबिल। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड पे होता है। अब प्लस नागालैंड की राज्य भाषा इंग्लिश है, इंग्लिश है। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है। कौन सी चोटी? माउंट सारामती। और इसी नागालैंड की एक और खासियत है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की जनसंख्या माइनस में चली गई, ऋणात्मक, मतलब यहाँ की प्रजनन दर बढ़ने के बजाय घट गई। यहाँ की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट चुकी है। भारत का एकमात्र राज्य और विश्व में राज्य एकमात्र देश है दक्षिण कोरिया, जहां की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। ठीक। अगला बनता है आपका, अगला राज्य आपका 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य को तोड़ दिया गया। एक बना आपका हरियाणवी, हरियाणवी भाषा से हरियाणा, हरियाणा। और दूसरा बनता है आपका पंजाब, जिसका प्राचीन नाम पेप्सू भी है, पंजाब का। और तीसरा बनता है आपका, एक यूटी बनाई जाती है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम है आपका चंडीगढ़, 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 जो दोनों राज्यों की आज भी राजधानी है, पंजाब की और हरियाणा की। और सुन लेते हैं आपका हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो भगवंत मान, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से 92 सीट जीतकर पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछा आपका चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, चंडीगढ़ का वास्तुकार, तो चंडीगढ़ का वास्तुकार है आपका ले कार्बूजियर, ले कार्बूजियर। और चंडीगढ़ को आपका वर्ष 2013 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। ठीक। और चंडीगढ़ में एक आपका गार्डन, जिसे बोलते हैं रॉक गार्डन, रॉक गार्डन, उसको किसने बनाया? तो नेक चंद ने, नेक चंद ने। ठीक। इसके बाद आगे आगे फिर देखते हैं, नोट कर लें। इसी अनुच्छेद 3 में आपका 1 नवंबर शासन हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ आपको यूटी बनती है। इसके बाद आपका 1971 में, कब? 1971 में एक राज्य बनता है आपका, जिसका नाम है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये पहले आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है, शिमला। और हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम, तो वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके बाद आपका 1972 में 3 राज्य बनते, MMT, MMT, एम से मणिपुर, मणिपुर। और इस एम से मेघालय, मेघालय। और इस टी से त्रिपुरा, त्रिपुरा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मेघालय की आपका शिलांग है। और त्रिपुरा की अगरतला, त्रिपुरा की अगरतला। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपके? वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। अगला मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री
कोडराम संगमा। और त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री माणिक सा। माणिक सा। और त्रिपुरा तीन ओर से घिरा राज्य, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन ओर से घिरा हुआ राज्य। इसके बाद आपका 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 में अनुच्छेद 2 के तहत कौन सा राज्य बनता है आपका? सिक्किम, जिसको पहले हम बता चुके हैं। अगला आपका 1987 यहां आपके फिर तीन राज्य बनते। पहला आपका गोवा, गोवा। अगला आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जिसका पहले नाम नेफा हुआ करता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस। अभी हाल ही में एक सुरंग बनाई गई है, सेला सुरंग। अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का एक आपको यहाँ एयरपोर्ट बनाया गया, इसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा बनता है आपका मिजोरम, मिजोरम, जिसकी राजधानी है आपका आइजोल, जिसकी राजधानी है आइजोल, आइजोल। और यहाँ के मुख्यमंत्री लाल दुहमा, लाल दुहमा। इस प्रकार असम से अलग हुए आपके 6 और असम मिला के 7, सबको मिला के बोलते हैं 7 सिस्टर। कौन कौन सा? असम से पहले अलग हुआ आपका नागालैंड, दूसरा मणिपुर, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा अरुणाचल प्रदेश, छठवां मिजोरम और सातवां खुद असम। सातों मिला के बन गए आपके 7 सिस्टर। और मेघालय की राजधानी शिलांग, शिलांग। शिलांग की खास बात क्या है? तो शिलांग भारत की 100वें नंबर की स्मार्ट सिटी है, 100वीं स्मार्ट सिटी है। प्लस भारत, शिलांग में ही आपका भारत के सबसे प्राचीन रेजिमेंट, जिसका नाम का है असम राइफल्स, असम राइफल्स का मुख्यालय भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में। और शिलांग पे ही आपका, शिलांग पे ही आपका भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की भाषण देते हुए हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, शिलांग पे, शिलांग पे। अगर पूछा आपसे नागालैंड के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो माउंट सारामती। अगला, इसके बाद आते हैं हम लोग सन 2000 पे, सन 2000 पे। 1 नवंबर, 9 नवंबर और आपका 15 नवंबर, ये 3 डेट याद रखिए। 1 नवंबर, 9 नवंबर और आपका 15 नवंबर। 1 नवंबर सन 2000 को बनता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को। और 9 नवंबर सन 2000 को बनता है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड का परिणाम क्या हुआ करता था? उत्तरांचल। सन 2006 से इसका नाम उत्तराखंड पड़ा है, जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री, इसकी राजधानी रायपुर है। और 15 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बनता है आपका झारखंड, झारखंड, ठीक। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम झारखंड के हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, ठीक। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट के बनाया गया है, ये यूपी का हिस्सा है। और झारखंड आपका बिहार का हिस्सा है।
अगर पूछे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद राय, नित्यानंद राय। और वर्तमान में कौन है आपके, पुष्कर धामी। भारत का एक मुख्यमंत्री जो दो राज्यों का मुख्यमंत्री बना, एक यूपी का दूसरा उत्तराखंड का, उसका नाम क्या है, नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। इसके बाद आपका आता है 2 जून 2014, 2 जून 2014, एक राज्य तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग होता है, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग होता है, जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, जबकि तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केसी राव। अगला आपका 31 अक्टूबर सन 2019 अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 में कुछ हटाया जाता है, चेंजमेंट करते हैं, जिसके तहत आपके दो जम्मू कश्मीर को तोड़ के दो केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। एक का नाम है आपका जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम आपका लद्दाख। लद्दाख, जब लद्दाख अलग हुआ था तब इसमें मात्र 2 जिले थे। वर्तमान लद्दाख में 7 जिले हैं, वर्तमान लद्दाख में 7 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं, उमर अब्दुल्ला। इसके बाद आपका 26 जनवरी 26 जनवरी सन 2020, जिसमें आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। दादर नगर हवेली व दमन दीव को, दमन दीव को एक कर दिया गया। कर दिया गया। अतः वर्तमान में आपका 28 राज्य और 8 यूटी आगे भी है। 28 राज्य 8 यूटी। ठीक। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है और फेडरल के स्थान पर हमारे यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। जो यूनियन एक भारतीय एकता को बताता है। अनुच्छेद 2 किसी विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में मिलाना, जैसे आपका सिक्किम को मिलाया गया। ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 3 राज्य निर्माण की प्रक्रिया, भारत के अंदर किसी राज्य को 1 से 2 या 2 से 1 कर दिया, फिर किसी शहर का नाम परिवर्तन केवल संसद कर सकती है। राज्य उसमें कोई दबाव नहीं डाल सकता है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 3 में ही आपका पहला राज्य बनता है, आपका पहले कमेटी बनती है JVP कमेटी 1948 में, जो अपनी रिपोर्ट पेश करती है कि भारत में जो राज्यों का गठन हो एक भाषाई आधार पे हो, लेकिन उनकी रिपोर्ट को मान्यता नहीं दी जाती। जस्ट अब कुछ दिनों बाद एक अगली कमेटी फिर बनती है, जिसका नाम है SK धर कमेटी। SK धर कमेटी ने भी आपका बताया कि प्रशासनिक एवं भाषाई दोनों आधार पे भारत का निर्माण होना चाहिए, लेकिन इनकी भी कमेटी को मान्यता नहीं मिलती। इसके बाद आपका एक तेलुगु भाषी व्यक्ति आता, श्री पोट्टी श्री रामल्लू या P श्री रामल्लू। ये 64 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 64 दिन के अनशन के बाद। इसके बाद तेलुगु क्षेत्र के लिए एक राज्य बनता है 1953 में, आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश 1953 में। इसके बाद 1953 में ही आपका एक कमेटी आती, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें 3 लोग होते हैं। पहला जस्टिस फजल अली, दूसरा KM पड़िक्कर, तीसरा हृदयनाथ कुंजरू, जिसके हेड अध्यक्षता करते हैं आपके अध्यक्षता के जस्टिस फजल अली। और वो भी बताते हैं आपका कि जो भारत का निर्माण हो
प्रशासनिक एवं भाषाई आधार पे हो, जिसके तहत भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद आपका 1956 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य फिर पुनः आपका आंध्र प्रदेश होता है। जब 1953 में पूछे आपसे 1956 में पूछे। इसके बाद आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में बन जाते हैं। इसके बाद आपका भाषाई आधार पे 1 मई 1960 को बंबई से 2 राज्य अलग होते। एक आपका गुजराती भाषी गुजरात और मराठी भाषी महाराष्ट्र। तो बंबई के पूछे गए प्रथम मुख्यमंत्री या फिर प्रथम प्रधानमंत्री, उसका नाम मोरारजी देसाई। इसके बाद आपका 13वां संविधान संशोधन होता है। 13वां संविधान संशोधन 1963 में एक राज्य बनता है नागालैंड, जो असम से अलग होता है। इसके बाद आपका 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होता है और पंजाब स्वतः एक राज्य बनता है और चंडीगढ़ यूटी बनती है, जिस चंडीगढ़ के वास्तुकार ले कार्बोजियर। इसके बाद आपका 1971 में एक राज्य बनता है आपका हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आपका 1972 में 3 राज्य बनते हैं MMT, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये भी आपके असम के हिस्सा है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तीसरा आपका अगला 1975 में एक राज्य बनता है आपका सिक्किम। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं, ये आपका अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में मिलाया जाता है। इसके बाद आपका 1987 में 3 राज्य बनते हैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये भी दोनों आपके असम के हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश और आपका मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एलायंस। और पंजाब का प्राचीन नाम पेप्सू है और हमारे उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम यूनाइटेड प्रोविंस है या फिर संयुक्त प्रांत है। और मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम सेंट्रल प्रोविंस या फिर आपका हृदय प्रदेश है, हृदय प्रदेश है। इसके बाद आपका 1 नवंबर सन 2000 को 1 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बनता है आपका छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग होता है। दूसरा आपका 9 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बनता है उत्तराखंड, जो यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को काट के बनाया गया। अगला आपका 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया, जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। आगे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का एक बार फिर से विभाजन करते हैं, इसमें एक राज्य बनता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। अगला 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। इसके बाद आपका 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया जाता है, जिसके तहत आपका वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में लिखा है कि जो भी ये परिवर्तन अनुच्छेद 2 और 3 में होगा, अनुच्छेद 4 के तहत होगा, ना कि संविधान संशोधन माना जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अगला भाग 2। भाग 2 नोट कर लें। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक हो गया। अब आपका भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 इसमें लिखा क्या है, क्या तो नागरिकता। नागरिकता कहां से लिया हम लोगों ने, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। और हमारी नागरिकता है कैसी, तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब हमारी दोहरी नागरिकता या फिर दोयम दर्जे की नागरिकता नहीं है। मतलब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति चाहे राजा हो या रंग को, दोनों समान है संविधान की नजर में, इसलिए हमारी नागरिकता एकल नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11
भाग 2 लिया कहां से हम लोगों ने, तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन से लिया हम लोगों ने भाग 2 ब्रिटेन से। और हमारे यहाँ नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है, तो वो संसद के पास। कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। अब अगर पूछे हमसे नागरिकता प्राप्त कितने प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, तो प्राप्त 5 प्रकार से कर सकते हैं। कई प्रकार से, 5 प्रकार से। पहला वंश क्रम से, वंश क्रम से, पहला वंश क्रम से। इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा आपका कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 1950 के बाद जिस भी व्यक्ति के माता पिता या खुद का जन्म, उसका जन्म अगर भारत में हुआ है, तो उसकी नागरिकता वंश क्रम के आधार पर वो भारतीय माना जाएगा, वो भारतीय माना जाएगा वंश क्रम से। तीसरा आपका जन्म से दूसरा, जन्म से वंश क्रम, दूसरा जन्म क्रम, तीसरा आपका वंश क्रम जन्म से, और तीसरा आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। तीसरा आपका पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण, पंजीकरण द्वारा, वंश क्रम से, जन्म से, पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा। और अगला आपका देशीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा मतलब अगर कोई विदेशी भूभाग अगर भारत में मिल जाए, तो उस देश के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। पांचवा है आपका, पांचवा आपका पुनर्प्राप्ति से, पुनर्प्राप्ति से, या फिर आपका दिया है विलय के द्वारा, विलय के द्वारा। विलय के द्वारा। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 है क्या, नागरिकता लिया कहां से, ब्रिटेन से। कैसे नागरिकता हमारी, तो एकल नागरिकता। जैसे आपके अमेरिका में दोहरी नागरिकता, राज्य के अलग और केंद्र के अलग, लेकिन हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, स्वतः उस व्यक्ति की नागरिकता भारत की खत्म हो जाती है। इसी में एक आता है आपका प्रवासी भारतीय। उनको भारत से जोड़ने के लिए हम लोगों ने मनाया प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है ये, तो 9 जनवरी को प्रत्येक साल होता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को हमारे महात्मा गांधी अफ्रीका से पहली बार भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, पूरे भारत के 3 करोड़ से अधिक लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, जिसमें 70% आपके एनआरआई है। एनआरआई मतलब कि उन व्यक्तियों के माता या पिता या उनके वंश में कोई ना कोई भारत में जन्मा है, तो वो एनआरआई है। और 30% ऐसे लोग हैं जो भारत में ही जन्मे और भारत से बाहर कोई व्यापार या कुछ करते हैं। ठीक, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे आप लोग भाग 3, नोट कर लें। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता ब्रिटेन से लिया है। कैसी हमारी एकल नागरिकता। ठीक, प्राप्त कितने प्रकार से करते हैं, 5 प्रकार के। एक चीज भूल गए, और खत्म कितने प्रकार से की जा सकती है, खत्म तो 3 प्रकार से। प्राप्त करेंगे 5 प्रकार से और त्यागेंगे 3 प्रकार से। या अगर कोई व्यक्ति
हमारे ही देश में रह के और अपने ही देश की खुफिया एजेंसी विश्वासघात करे उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक, 3 प्रकार से। या फिर कोई व्यक्ति स्वतः नागरिकता किसी देश की ले ले तो उसकी नागरिकता उसी वक्त खत्म हो जाएगी। ठीक, तो प्राप्त करेंगे 5 प्रकार से, खत्म हो जाएगी, त्यागेंगे 3 प्रकार से। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भाग 3। भाग 3, भाग 3। भाग 3 है क्या इसमें? तो मौलिक 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 अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब हमारा कि हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जो उस देश की संविधान या सुप्रीम कोर्ट दिलवाती है। तो हमारे मौलिक अधिकार हम लोगों ने लिया कहाँ मौलिक अधिकार? तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिया है अमेरिका के संविधान से, यूएसए से, अमेरिका के संविधान से। ठीक, तो जब संविधान बना था तब हमारे पास 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। जो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6। कौन सा खत्म हो गया? संपत्ति के अधिकार को अब संवैधानिक या एक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, भाग 1 भाग 3 मौलिक अधिकार लिया कहां से? अमेरिका से, अमेरिका से। ठीक, भाग 3। अब मौलिक अधिकार में है क्या? ये आपके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण पृथक्करण का सिद्धांत अनुच्छेद 13 में। ठीक, इसके बाद हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनको लिख लेते एक बार। पहला मौलिक अधिकार है आपका समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार।
अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है आपका धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है आपका 25 से 28 तक। अगला पांचवा है आपका 29-30। 29 से 30 तक। इसमें लिखा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अगला 31 है आपका संपत्ति का अधिकार। एक बार जान लेते हैं संपत्ति का अधिकार है क्या आपका। संपत्ति का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 31 में था, आपका खत्म है। कब से खत्म है आपका? अब ये हटा दिया आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 से। 44वां संविधान संशोधन 1978 से अब ये बन गया आपका एक कानूनी या फिर विधिक अधिकार। विधिक अधिकार कहां चला गया आपका? अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A में कौन से भाग में है ये? तो भाग 12 में। भाग 12 में इसको परिवर्तन किया किसने? तो उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। अब आपका ये विधिक अधिकार है। ठीक। इसके बाद आपका आपके 6 बचे। तो छठवां है आपका अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगर हमारे मौलिक अधिकारों कोई उल्लंघन करता है तो सरकार उसको दिलवाएगी। बस यह होना चाहिए कि मौलिक अधिकार में हमारे द्वारा किसी दूसरे का अहित न हो। ठीक। मौलिक अधिकार को समाप्त कब कर सकती सरकार? भारत सरकार जब कोई बाह्य युद्ध आक्रमण हो या फिर आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगे, उस अवस्था में आपका केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के सारे के सारे आपके मौलिक अधिकार निरस्त या समाप्त हो जाते हैं। 20 और 21 को छोड़ के। अब अगर पूछ ले आपसे कि कितने अनुच्छेद है आपका जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? कितने अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कितने अनुच्छेद हैं? तो आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद आपको विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29,
इसके बाद आपको जो बचे आपके मौलिक अधिकार में, वो भारतीयों को, विदेशियों को, दोनों को प्राप्त है। देखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये आपके विदेशियों को प्राप्त नहीं, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। हम देखेंगे एक एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, फिर आपको 19 से 22 और 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और आपका लास्ट आपका 32। तो एक बार इनको नोट कर लें, इसके बाद आगे चलते हैं। और मौलिक अधिकारों को आम नागरिक के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन मानी जाती है, ऑक्सीजन मानी जाती है। अगर मौलिक अधिकारों का हमारा कोई अगर उल्लंघन करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अतः कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के एक अभिभावक की तरह काम करती है, अभिभावक की तरह काम करती है। ठीक, नोट करें। आगे पढ़ते हैं अगले अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद के बारे में। अगला हम लोग पढ़ेंगे पहला अनुच्छेद 14। इसमें लिखा आपका समता, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अगला है आपका अनुच्छेद 15, 15 धर्म, धर्म जाति, धर्म जाति एवं लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेद भाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद अनुच्छेद 15 के थर्ड के अनुसार बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। अनुच्छेद
अनुच्छेद 15 के थर्ड में लिखा है कि बच्चों एवं स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान। अगला आपका अनुच्छेद 15 के 4 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। अगला आपके इसी कड़ी में अनुच्छेद 15 के 6 में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण 10% आरक्षण जिसे बोलते EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर। ये कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपका 103वां संविधान संशोधन। ठीक, ये तब से लागू हुआ। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए विशेष प्रावधान 10% आरक्षण 10% आरक्षण। अगला पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 16। इसमें क्या है आपका? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में लिखा है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता और यह आपका अनुच्छेद 2019 से लागू है। 2019 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगला इसी क्रम में लिखा आपका अनुच्छेद 4 में ओबीसी के लिए आरक्षण। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 16 के 4 में। अगला लिखा आपका अनुच्छेद 16 के 5 में। यहाँ ओबीसी नीचे आपके एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण है। अनुच्छेद 16 के 5 में। अनुच्छेद 16 के 4 के ए में एससी एसटी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एससी व एसटी के लिए विशेष
एसटी वर्ग के लिए, वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। ठीक, अगला पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो 16-15 के 6 में, वही 16 के 6 में भी आपका आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण। अगला आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी। छुआछूत का अंत, इसका हम लोग पढ़ेंगे आपका अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 के बारे में, इसको नोट करें तब तक। अनुच्छेद 18 के बारे में, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अंत, लेकिन शिक्षा प्राप्त करके कोई उपाधि ग्रहण की जाए तो उसका अंत नहीं। जैसे डॉक्टर पीएचडी कर ले तो उसकी उपाधि का अंत नहीं है, लेकिन बिना वजह कोई उपाधि अगर रखता है उस उपाधि का अंत है। अगर भारत के बाहर विदेश से कोई आपको अवार्ड मिलता है तो उसके लिए राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तब आपको मिलता है। ठीक, शिक्षा और सेना दोनों को छोड़ के कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते अनुच्छेद 18 के तहत। और इसी कड़ी में आपका भारत रत्न दिया जाता है। ठीक, अगर पूछे भारत में भारत रत्न पहली बार किस पार्टी ने बंद कर दिया तो 1977 में जनता सरकार ने मोरारजी देसाई के द्वारा बंद कर दिए गए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का ए, 19 का ए, अनुच्छेद 19 का ए, उन्नीस का ए, अभिव्यक्ति की आजादी। मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक, या फिर हम मूक रहने के भी आजादी, मौन रहने की भी आजादी अनुच्छेद 19 के तहत। इसी में आपका आता है आपका अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने की स्वतंत्रता। बस हमारे बोलने से किसी सामने वाले को हमारे बोलने से आघात न पहुंचे, अतः उसके मौलिक अधिकार का हमारे बोलने से हनन होता है। ठीक, अनुच्छेद 19 का ए में इसी के तहत आपका होता है आपका मीडिया या फिर आपका प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे बोलते चौथा स्तंभ। ठीक, इसी के तहत है आपका सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कब से आया तो सन 2005 से आरटीआई,
राइट टू इंफॉर्मेशन सन 2005 से 12 अक्टूबर 2005 से राइट टू इंफॉर्मेशन 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार कानून इसी आर्टिकल के तहत लागू किया गया। कब से लागू है आपका ये? तो 12 अक्टूबर सन 2005 से। सूचना का अधिकार इसी को बोलते हैं, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। अगला 19 का बी, शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगला 19 का सी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगला आपका 19 का डी। 19 का डी, पहला अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरा शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है आपका भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। भारत में घूमने की स्वतंत्रता। अगला आपका 19 का ई, भारत 19 का डी, भारत में घूमने की स्वतंत्रता। भारत में घूमने की स्वतंत्रता। अगला आपका 19 के ई। 19 के ई, भारत में कुछ एरियाज को छोड़ के भारत में कहीं भी, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता। अगला आपका 19 का एफ, कौन सा है आपका? पुनः संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। कब से? 44वां संविधान संशोधन 1978 से। कौन किसकी सरकार में समाप्त हुआ? तो मोरारजी देसाई के सरकार में। अब आपका संपत्ति का अधिकार कहाँ चला गया? ये आपके एक आप कानूनी या फिर आपका विधिक अधिकार बन गया। अब ये आपका अनुच्छेद 300 के का में भाग 12 में चला गया। ठीक। अगला 19 ई के बाद आपका 19 एफ के बाद 19 जी। 19
जी। 19 जी में क्या है आपका कि राज्य को ध्यान में रखते हुए या फिर कानूनी तरीके से व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार या मादक एवं नशीले पदार्थों को छोड़ के व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक। इसी के तहत जो फुटपाथ में लोग सब्जियां बेचते हैं या फिर फल बेचते हैं, ठीक, बस अरते वहां भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो। अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो पुलिस आपको मार के भगा देगी। अब हम लोग पढ़ेंगे एक की बारी बारी से। 19 का एक में क्या आपका बोलने की स्वतंत्रता या फिर आपके अभिव्यक्ति की आजादी। जब बोलेंगे तब हमारा बोलना लोगों को अच्छा लगेगा, जब अच्छा लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग आगे जाकर 19 के बी में एक आपका बिना हथियार के, बिना हथियार, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्र। जब सम्मेलन किया हम लोगों ने तो हमारा एक बन गया का संगठन। 19 के सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जब संगठन बन गया तो संगठन के घूमने भी तो जाएगा। जब घूमने गए तो 19 के डी में क्या भारत में कहीं भी बस कुछ एरियाज को छोड़ के घूमने की स्वतंत्रता। वहां अगर हमको अच्छा लगा तो क्या हो जाएगा, वहां बस जाएंगे। तो 19 के जी में क्या है आपका, 19 के ई में भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। अब जब बस जाएंगे तो खाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो हम लोग 19 के जी में क्या करेंगे, व्यापार करने की स्वतंत्रता। अतः 19 का ए अभिव्यक्ति की आजादी। इसी के तहत आपका आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कब से 12 अक्टूबर 2005 से जिसे बोलते सूचना का अधिकार। 19 के बी में शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के सम्मेलन या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगर 19 के सी में आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 के डी में आपका भारत में घूमने की स्वतंत्रता, 19 के ई में भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, 19 के जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगला पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण। अगला अनुच्छेद 20 का फर्स्ट, 20 के फर्स्ट में क्या लिखा है, तो उस समय या फिर किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति को उस समय, उस समय लागू कानून के आधार पर, आधार पर सजा। जैसे अगर हमने कोई आज अपराध किया है और हमको सजा 10 वर्ष या 5 साल बाद मिलती है, तो जो आज संविधान में जो भी लिखा होगा उसके तहत हमको आज की सजा मिलेगी। 10 वर्ष बाद भले ही वो सजा माफ हो जाए। अगला 20 का सेकंड, एक अपराध के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए, अपराध के लिए एक ही सजा,
मतलब अगर एक ही समय हम दो लोगों को मार दें और एक ही तरीके से, तो दोनों की सजा तो एक ही होगी ना। तो उस समय हमको यस या जेल हो, जो कुछ भी हो, तो एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि पहले वो मुकदमा लगाए फिर दूसरा मुकदमा लगाए। इसके बाद आपका 20 का थर्ड, 20 का थर्ड, पहले में लिखा 20 के फर्स्ट में किसी व्यक्ति को उस समय लागू कानून के आधार पर सजा। ठीक। अगला 20 के थर्ड में आपका किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब पुलिस हमको टॉर्चर नहीं कर सकती। तो 20 में क्या लिखा, 2 से देश संरक्षण। 20 का फर्स्ट, किसी व्यक्ति को उस समय लागू कानून के आधार पर सजा, जब उसने उस जो किया। 20 के थर्ड सेकंड में आपका एक अपराध के लिए एक ही सजा। 20 के थर्ड पे आपका किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद 21 में लिखा है जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार, इसी में लिखा है अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। अगला अनुच्छेद 21 का ए, इसमें लिखा आपका शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये कब से लागू हुआ आपका, तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2003 से। 86वां संविधान संशोधन 2003 से शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। इसमें लिखा क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को सरकार का दायित्व है कि सरकार उसको मुफ्त शिक्षा दिलाए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, ये तो ही आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। फिर 0 से 5 साल वाला कहाँ जाएगा, तो वो आपका अनुच्छेद 45 में, जिसमें आपका आंगनवाड़ी आती है। आंगनवाड़ी आती है। और इसी के तहत एक और संविधान परिवर्तन किया गया, मौलिक कर्तव्य में 11वां अधिकार जोड़ दिया। 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसमें लिखा गया आपका कि अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा दिलाए। अगर उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक नहीं है तो माता नहीं तो पिता, अगर दोनों भी नहीं है तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य, अगर वो भी है तो बड़े भाई या बहन, उनका दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष तक उस बच्चे को शिक्षा दिलाई जाए। ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य में है।
ठीक। और 21A में ये सरकार का दायित्व शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। ठीक। इसका हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 के लिए। अनुच्छेद 22 ये नोट कर लीजिए। ठीक। 6 से 14 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक। तो राइट टू एजुकेशन RTE राइट टू एजुकेशन ये कब से लागू हुआ? इसका अधिनियम तो 2009 में आया और लागू कब से हुआ आपका ये? तो 2010 से लागू हुआ राइट टू एजुकेशन। और 2002 में एक नारा आया था सर्व शिक्षा अभियान अर्थात सब पढ़े एवं सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक। तो ये आपका लागू है 1 अप्रैल। कब से लागू है आपका? 1 अप्रैल सन 2010 से। लेकिन अधिनियम कब आया राइट टू एजुकेशन का? 2009 में। 2009 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, 13 के आपका पृथक्करण का सिद्धांत, 14 में आपका समानता का समता एवं समानता का अधिकार, 15 में आपका धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 में आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में आपका अस्पृश्यता या फिर अनटचेबिलिटी छुआछूत का अंत, 18 में आपका उपाधियों का अंत, 19 का ए में आपका अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने की स्वतंत्रता। उसी के तहत आता है आपका RTI राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, जो लागू कब से हुआ? तो 12 अक्टूबर सन 2005 से लागू हुआ। अनुच्छेद 19A में ये आपका मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता आता है। 19B में आपका सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, वो भी बिना किसी हथियार के। 19 के सी में आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में भारत में कहीं भी आपकी घूमने की स्वतंत्रता। 19 के ई में कहीं भी आपको भारत में बसने की स्वतंत्रता। और 19 के जी में आपका भारत में कहीं भी आपका व्यापार लीगल तरीके से व्यापार करने की स्वतंत्रता। और 20 में दोष से देश संरक्षण, 20 का फर्स्ट किसी व्यक्ति को उस समय लागू कानून के आधार पर सजा, 20 के सेकंड एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा। इसके बाद 20 का सेकंड में किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब पुलिस आपको प्रताड़ित आपके खिलाफ नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार या फिर अपना जीवन साथी स्वयं चुनने का अधिकार या विदेश जाने का अधिकार भी हमारा अनुच्छेद 21 में आता है, विदेश जाने का अधिकार। एक वाद आया था आपका मेनका गांधी वाद 1977 में। उस समय मेनका गांधी का पासपोर्ट या वीजा जब्त कर लिया था भारत सरकार ने, उन्होंने केस लड़ा और जीत गई, तब से बन गया आपका मेनका गांधी वाद। ठीक। और अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ आपका? 86वां संविधान संशोधन 2030 में 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क एवं विधिक सहायता, ठीक, ये लिखा है आपका भारत सरकार मुहैया करवाएगी। इसी के तहत आपका राइट टू एजुकेशन कब अधिनियम आया? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल सन 2010 से लागू हुआ। अगला पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 और 20 और 21 कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी आपका खत्म नहीं होते, ये समाप्त नहीं होते। केवल 2 ही अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल लगते हुए अनुच्छेद 359 के तहत स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर पूछे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार आया? केवल 3 बार। पहला 1962 ईस्वी में भारत चाइना युद्ध के बीच में, दोबारा आया था 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध में, तीसरा आया 25 जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी लगा दिया था। इसी कारण 25 जून को वर्तमान सरकार ने या हमारी बीजेपी सरकार ने 25 जून को आपका संविधान हत्या दिवस मनाने का घोषणा किया है। अगला पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 में।
अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अब 22 के फर्स्ट में, अनुच्छेद 22 के फर्स्ट में क्या लिखा है? अनुच्छेद 22 के फर्स्ट में तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि किस लिए हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना, गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना कि उसको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, अवगत कराना। अगला आपका 22 का सेकंड, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना। ठीक, इसके बाद आपका गिरफ्तारी के, जब वो गिरफ्तार हो गया तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या फिर आप जिला न्यायालय मजिस्ट्रेट के पास समक्ष पेश करना। इसमें आने और जाने का समय काउंट नहीं होता है, आने और जाने का समय काउंट नहीं होता है। अगला आपका 20 का थर्ड, कि पहले 22 के फर्स्ट में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना, दूसरा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना, उसमें आने और जाने का समय काउंट नहीं होगा, आने और जाने का समय काउंट नहीं होगा। ठीक, तीसरा है आपका कि वकील से परामर्श लेने की स्वतंत्रता। अपने वकील से परामर्श लेने की स्वतंत्रता।
ये आपका 22 हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23, तो मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, बलात्श्रम से संरक्षण, या फिर इसी में आएगा आपका बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा। अनुच्छेद 24, 24 इसमें लिखा आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कारखानों एवं खानों में भारी काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक, ये आपको अभिभावक के प्रति भी लागू होता है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, ठीक। और अनुच्छेद जो बंधुआ मजदूरी आपका, ये आपका 1976 में नियम आया था, बंधुआ मजदूरी को रोक 1976 में। और 24 से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कारखानों एवं खानों में भारी काम नहीं करवाया जाएगा, भारी काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक, और इसके लिए घरों में भी आपका प्रतिबंधित है। अब पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अबाध रूप से या बिना किसी दबाव से, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता। हम चाहे हिंदू से मुसलमान बन जाए या फिर मुसलमान से ईसाई बन जाए, बस अर्थे हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अगला पढ़ेंगे अनुच्छेद 26 के बारे में। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। ठीक, अनुच्छेद 26 अपने धर्म के प्रचार के स्वतंत्रता, अपने धर्म के लिए प्रचार की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक, या फिर धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता, अपने धर्म के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, अपने धर्म के
धार्मिक धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता। अगला है आपका अनुच्छेद 27। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी नहीं देगी। किसी भी धर्म के लिए सरकार सब्सिडी नहीं देगी। इसी के तहत जाने के लिए यूपी सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया गया। अगला अनुच्छेद 28। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्मों की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट किसी का बनाया हुआ है तो वहां धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आपका मदरसा, ठीक, बौद्धों के लिए विद्यालय होते हैं तो वहां आपका उनके द्वारा बनाया विद्यालय, इसलिए वहां आपकी धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला अनुच्छेद 29 से 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अगला है आपका अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए विद्यालय खोल सकते हैं। ठीक, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। ठीक, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ठीक, वो अपनी भाषा लिपि का संरक्षण भी कर सकते हैं। भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का भी उनको अधिकार है।
ठीक। और अनुच्छेद 30 में ही ऐसी संस्थाओं में सरकार बिना किसी भेदभाव के सरकार उनको ट्रस्ट भी देती है या फिर आपका पैसा देती है, ठीक, सहायता प्रदान करेगा। सरकार बिना किसी भेदभाव के, लिखा 30 के सेकंड पे, 30 के सेकंड पे, ठीक। अगला आपका अनुच्छेद 31 जो आपका समाप्त हो चुका संपत्ति का अधिकार, ठीक। अगला आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसे संविधान की आत्मा बोलते हैं, इसे संविधान की आत्मा बोलते हैं, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक आज? मौलिक अधिकार तक। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है, जहां फेडरल के स्थान पर भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, अथवा अतः यूनियन हमारे देश की एकता को प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 2 में किसी विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में मिलाना, जैसे आपका सिक्किम को, ठीक। अगला आपका अनुच्छेद 3 भारत के अंदर या फिर राज्य निर्माण की प्रक्रिया, ये अधिकार आपको केवल संसद को है, ठीक। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 3 के तहत फिर आपका एक कमेटी बनाई गई जो इसका नाम था JVP कमेटी 1948 में। दूसरी कमेटी बनी आपकी SK धर कमेटी। फिर इसके बाद में 64 दिन के आमरण अनशन के बाद पोटी श्रीरामल्लू की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आपका भारत का भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश होता है। फिर इसके बाद आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। कब आता है वो? 1953 में। इसमें 3 सदस्य होते हैं। पहला आपका जस्टिस फजल अली, इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं। दूसरा के एम पडिक्कर। तीसरा आपका हृदयनाथ कुंजरू, जिसके अध्यक्षता जस्टिस फजल अली करते, इसीलिए इसको फजल अली आयोग बोलते हैं। इस आयोग के तहत भाषाई आधार पर बनने वाला 1956 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। उस समय फिर आपको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपका पूरे राज्यों का विभाजन। इसके बाद आपका अनुच्छेद 4, जो भी आपका परिवर्तन 2 और 3 पे होगा वो अनुच्छेद 4 के तहत होगा, ना कि आपका संविधान संशोधन उसको माना जाएगा। इसके बाद आपका हम पढ़ते हैं भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। हमारी नागरिकता है कैसी? तो एकल नागरिकता, मतलब दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है, मतलब दोनों दर्जे की नागरिकता नहीं है। अब नागरिकता हम लोग प्राप्त किस प्रकार से कर सकते हैं? तो 5 प्रकार से, त्यागेंगे 3 प्रकार से, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। लिया कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार को आम नागरिक का अभिभावक या फिर प्राण वायु बोलते हैं, ठीक। इनको दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारा अभिभावक के तरीके आम आदमी काम करती है, ठीक। तो अनुच्छेद 12 में क्या लिखा आपका? राज्य की परिभाषा। 13 में लिखा पृथककरण का सिद्धांत। 14 में आपका समता का अधिकार। 15 में आपका धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपका अनुच्छेद 16 में आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में आपका अस्पृश्यता या फिर आपका छुआछूत का अंत। 18 में आपका उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 का ए में आपका 19 का अभिव्यक्ति की आजादी। 19 का बी में लिखा है आपका सम्मेलन या बिना किसी हथियार से और शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 के सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। और 19 के ई में भारत में कहीं भी आपका 19 के डी में आपको घूमने की स्वतंत्रता। 19 के डी में आपका 19 का
डी बसने के 19 के डी में आपका बसने की स्वतंत्रता, 19 के ई में आपका घूमने की स्वतंत्रता, और 19 के जी में आपका वहां व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसके बाद हमारा पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण 20 के फर्स्ट में लिखा है आपका उस समय लागू कानून के आधार पर सजा। 20 के सेकंड में आपका एक अपराध के लिए एक ही सजा। 20 के थर्ड में कि पुलिस या फिर कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार या फिर विदेश जाने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 पे आता है। अगला है आपका अनुच्छेद 21 का ए, जो कब जोड़ा गया आपका 86वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं कानूनी तरीके से शिक्षा भारत सरकार दिलवाएगी। इसके बाद आपका अनुच्छेद आपका 22 ठीक निवारक एवं निरोध कानून से संरक्षण है आपका। इसके बाद आपका अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार तथा बंधुआ मजदूरी से संरक्षण। बंधुआ मजदूरी आपका 1976 में एक अधिनियम आया था। बंधुआ मजदूरी में बेगार प्रथा। अगला अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भारी काम नहीं दिया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। अगला आपका अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को अबाध रूप से मतलब बिना किसी दबाव से मानने की स्वतंत्रता। अगला आपका अनुच्छेद 26 अपने धर्म को बढ़ावा करने के लिए स्वतंत्रता या फिर अपने धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगला आपका अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सब्सिडी प्रदान नहीं करेगी। अगला अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा प्राप्त विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला आपका अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण मतलब लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अगला आपका और अनुच्छेद 29 पे आपका अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को बनाए रखने की स्वतंत्रता, लिपि को भी बनाए रखने की स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद 30 में आपका दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए विद्यालय खोलने की स्वतंत्रता रखता है, जिसके तहत सरकार बिना किसी भेदभाव के सहायता प्रदान करेगी। अगला अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा बोलते इसे। अगला हम लोग पढ़ेंगे मौलिक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, कल आपका एक एक लिखवा देंगे। ठीक, अनुच्छेद 36 जिस प्रकार राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 52 पे, वही आपका अनुच्छेद 36 पे भी राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 अनुच्छेद आपका 37 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मतलब वाद योग्य नहीं है, ये आपके अपरिवर्तनीय, इनके खिलाफ हम लोग न्यायालय पे नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 38 हम एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता। अगला आपका अनुच्छेद 40 में आपका गांव बसाने की स्वतंत्रता मतलब महात्मा गांधी के अनुसार अनुच्छेद 40 को संविधान की आत्मा माना जाता है। अगला अनुच्छेद 41 काम पाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 42 महिला प्रसूति। अगले आपका अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद अगला है आपका 44 समान सिविल संहिता जो आपके गोवा पे लागू सबसे पहले। ठीक, अगला आपका अनुच्छेद 45 549 नवजात शिशु या फिर आंगनवाड़ी। अगला आपका अनुच्छेद 46 SC/ST से अति पिछड़े छूटे हुए लोग। अगला आपका अनुच्छेद 47 धूम्रपान मद्य निषेध। अगला आपका अनुच्छेद 48 दुधारू पशुओं को कटने से रोकना। अगला आपका अनुच्छेद 48A पर्यावरण।
अगला है आपका 49, अगला है आपका अनुच्छेद 49, भारतीय विरासत की रक्षा करेंगे। अगला अनुच्छेद 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अगला है आपका अनुच्छेद 51, विदेश नीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत सरकार अनुच्छेद 51 के तहत लेती है। आगे आपको अगला लेक्चर अगले वीडियो में फिर से पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।